नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। आज और कल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। आज सीएम धामी की दिल्ली में अहम बैठकें होंगी। 3 अप्रैल को सीएम धामी पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी को चारधाम यात्रा पर जानकारी देंगे। सीएम यात्रा में आने के लिए भी पीएम मोदी को आमंत्रित करेंगे। तो आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, खास उनका ये दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारधाम यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित वो करेंगे। तो महत्वपूर्ण उनका ये दौरा बताया जा रहा है। आलाकमान के साथ मुलाकात भी करेंगे। तो यात्रा में आने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा आज और कल दिल्ली में मौजूद रहेंगे सीएम धामी। कई बड़े बैठकों में वो हिस्सा लेंगे और इस बैठक के जरिए तमाम रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। तो वहीं 3 अप्रैल को सीएम धामी पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित भी करेंगे। तो 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी तमाम बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी करेंगे, उनको आमंत्रित भी करेंगे चारधाम यात्रा के लिए। आखिरकार एसआईटी ने जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले में फरार चल रहे पूर्व बीजेपी नेता संजय धारीवाल को मंगलौर के नारसन से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। संजय धारीवाल पर 50,000 का इनाम घोषित होने के चलते संजय धारीवाल के कब्जे से 4,25,000 रुपए और 2 ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। वहीं हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस मामले में जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, जहां 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चारधाम यात्रा तैयारियों की जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री को उत्तराखंड आने का न्योता देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 2 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में सीएम धामी 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देने के साथ ही उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता देंगे। साथ ही प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी आने वाले दिनों में प्रदेश भाजपा के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भाजपा विधायकों सांसदों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाना है, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर विधायकों और सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से हुए नुकसान और राज्य में अलग अलग जगहों पर आपदा की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने और भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जोशीमठ और अन्य क्षेत्र में लगातार बारिश की समीक्षा कर स्थिति पर नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर क्षेत्र में नजर रखें, जहां भी जरूरत हो वहां तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा बारिश और ओलावृष्टि के किन जगहों पर कितना नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट भी जल्द तैयार की जाए ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द मदद दी जा सके। हमारा प्रयास है कि अब चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है, तो चारधाम यात्रा की भी साथ साथ सारी तैयारियां हो जाएं, सारे मार्ग ठीक प्रकार से चालू हो जाएं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं और इस बार यात्रा की तैयारी भी जो काफ़ी बाद में होती थी, पहले के सालों में अगर अप्रैल में यात्रा प्रारंभ होती थी या मई में होती थी, तो उसी के कुछ दिनों पहले पिछले साल भी हमारी 4-5 दिन पहले यात्रा की तैयारी प्रारंभ हुई थी। लेकिन इस बार हमने यात्रा की तैयारी दिसंबर माह, जनवरी माह से शुरू कर दी थी और
मैंने भी उसके लिए अभी तक 3 से 4 मीटिंगें लगातार हम लोग कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज के तहत उत्तराखंड में गांव की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर अलग से काफी विस्तृत बातचीत भी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में गाँव को देखने लोग आएंगे, इतनी अच्छी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री जी नीति और मलारी गए थे और उन्होंने वहाँ से कल दूरभाष पर मेरी बात भी हुई थी और वो कार्यक्रम में भी जुड़े थे। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है वाइब्रेंट विलेज, और उन्होंने माणा प्रवास के दौरान इन सभी गाँवों को, जो भारत के पहले अंतिम गाँव के रूप में हम लोग जानते हैं उनको हैं ही, उन सभी गाँवों को प्रथम गाँव कहा है कि वो भारत के प्रथम गाँव होंगे और प्रथम गाँव के रूप में ही उनके विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। उस दिशा में हमको 4 गाँव अभी पहले चरण में नीति, मलारी, माणा और गुंजी 4 मिले हैं। इसके बाद अभी MHA कुछ गांव और भी जो है भारत का गृह मंत्रालय और गाँव को भी सर्च कर रहा है। उसमें भी हमें लगता है कि उत्तराखंड के और भी गाँव सम्मिलित किए जाएंगे तो उनका तेज़ी से विकास होगा। मैं समझता हूँ कि वो गांव सभी के लिए निकट भविष्य में देखने योग्य होंगे। जो भी हमारे उत्तराखंड के अंदर आएंगे हम लोग प्रयास करेंगे कि वो इन गांवों तक भी जाएं। उत्तराखंड में बदले मौसम के मिजाज ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार के सामने चुनौती और ज्यादा बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे धाम में चल रहे तमाम पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि अभी बर्फबारी हो रही है, लेकिन आगे मौसम अच्छा रहेगा। साथ ही सीएम ने कहा है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए भी यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। यात्रा प्रारंभ होने में 20 दिन है और बर्फबारी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बर्फबारी हो जा रही है, आगे मौसम अच्छा रहेगा और सभी जो यात्रीगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं, समुचित व्यवस्थाएं कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा मार्ग पर हेल्थ ATM भी स्थापित करने जा रही है। दरअसल बीते वर्ष हुई यात्रा के दौरान यमुनोत्री केदारनाथ धाम में कई यात्रियों की मौत हुई, जबकि कई यात्रियों की हालत बिगड़ी। ATM हेल्प मशीन के माध्यम से मौके पर ही 70 से अधिक टेस्ट किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया है कि राज्य सरकार का प्रयास चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाना है, लिहाजा हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। आपको बताते चले कि ATM द्वारा 70 से अधिक परीक्षण किए जा सकेंगे एवं टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदत्त की जाएंगी। हेल्थ ATM का शुभारंभ 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। कोई भी तीर्थयात्री अगर आता है तो हम 50-60 जगह जो है उनके लिए एक हेल्थ ATM लगा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी जांच करा सकें। हमारे डॉक्टर्स को वहाँ पे बता देंगे और उसमें यह है कि कहीं पे भी वो अपने ATM हेल्थ के तहत जो अपनी जांचें करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्था ला रहे हैं और इसमें अभी CSR फंड से हमको 50 हेल्थ ATM मिली हैं। अगर ये सक्सेस रही तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस बार भारत सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए जितनी एम्स की फैकल्टी है, जितने देश के मेडिकल कॉलेजों में जो फैकल्टी है, उनको भी चारधाम यात्रा में लगाने के लिए हमसे कहा है और मुझे लगता है कि इस बार डॉक्टरों की कमी अब नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश के जो ट्रेनिंग वाले अच्छे डॉक्टर हैं, जो एम्स में अच्छे डॉक्टर हैं, उनको भी इस बार हम चारधाम यात्रा में लगाएं। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला थम गया है। हालांकि इस बार इससे पहाड़ में खेती से लेकर सड़कों का बड़ा नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार जहां खेती बागवानी में हुए नुकसान का सर्वे रिपोर्ट तैयार करा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में एक्टिव होकर पूरे विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजें। जबकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 3 दिनों तक मौसम पूरी तरीके से साफ होने के आसार नहीं है। 24 घंटों से जारी बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट बरकरार रखा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 48 घंटों में भी पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। बीते 24 घंटे में भारी बारिश का जो सितम था वो पहाड़ों से लेकर रामनगर में देखने को मिला। यही वजह रही
कि कल रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सचिवालय आपदा केंद्र आए और अफसरों को निर्देश दिए। राज्य सरकार के सामने अब अगली बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम की है, क्योंकि यात्रा शुरू होने में करीब 20 दिन का समय बचा है और बारिश बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। मौसम विभाग का आकलन यह है कि 3 तारीख के बाद यानी 3 अप्रैल के बाद मौसम पूरी तरह ही साफ हो सकेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। नार नारायण, नीलकंठ माला सहित अन्य चोटियां भी बर्फ से लेकर ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्यों पर भी बर्फबारी का असर पड़ा है। इससे पहले बीती रोज केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। केदारनाथ में भी इन दिनों यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में भी पुनर्निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। भारी बारिश से खेती, बागवानी और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार ने तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि शासन को अधिकारी जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। इसके आधार पर कृषि के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को नियमों के मुताबिक आर्थिक मदद की जाएगी। पिछले 24 घंटे में काफ़ी तेज़ बारिश कुछ स्थानों पर हुई है, जिससे किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है, विशेषकर गेहूं की और जो अन्य जो मौसमी खेती है उन सभी को नुकसान हुआ है। उसके लिए कृषि विभाग को और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर उसका आकलन करवाने के लिए कहा है। आकलन होते ही निश्चित रूप से जो भी सहायता सरकार की तरफ से होती है वो सहायता हम लोग करेंगे। तेज बारिश और ओलावृष्टि से कालाढूंगी में किसान की खड़ी फसलें चौपट हो गई हैं। बारिश इतनी तेज हवाओं के साथ हुई कि किसानों की गेहूं की खड़ी फसलें गिरकर जमींदोज हो गई। वहीं आम, लीची की फसलें भी ओलावृष्टि से चौपट हो गई है। जो बारिश और आंधी तूफान हुआ है उससे तो किसानों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि कहीं पर भी गेहूं खड़ा नहीं दिख रहा है। और उससे पहले जितने भी जंगली जानवर और पालतू पशु जो छोटे पशु हैं उनके द्वारा भी किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और अब तो कल की बारिश ने तो बिल्कुल ही कमर तोड़ दिया, क्योंकि नीचे की सरकारें जो भी है वो तो किसान पर गौर नहीं कर रही है, मगर ऊपर वाले ने भी कल किसान पर बहुत बुरी मार मारी है, जिससे उसकी कमर टूट चुकी है। वो अगर उसे सही मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो वो आत्मदाह की स्थिति में भी आ सकता है। जो कल ओलावृष्टि हुई और जो तूफान आया उससे काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को। ये जो बागवानी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और इससे पहले जो आवारा पशु हैं वो भी काफ़ी नुकसान करते रहते हैं किसानों का। और जंगली हाथी हो गए या जंगली वन्य जीव जो भी हैं उनका भी मुआवजा किसान को नहीं मिल पाता है समय पर, और जो मिलता भी है वो बहुत कम मिलता है। अब ऐसे में हो सकता है अन्नदाता धीरे धीरे खेती से अपना मुंह मोड़ ले, क्योंकि जब नुकसान होते रहेगा किसी काम में तो फिर आदमी उस काम को करने से पीछे हटता है। और किसान की स्थिति इतनी दयनीय है कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। और ऐसे में अब ये ओलावृष्टि और ये जो मार पड़ी है तो इससे क्या है कि कल को गेहूं की कटाई वगैरह इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे और अधिक नुकसान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। यशपाल आर्य ने कहा है कि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनका मुंह बंद कराने के लिए केंद्र सरकार ने उनकी संसद में सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। यशपाल आर्य ने कहा है कि आज जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार को जनहित की ओर दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी जी के साथ जिस तरह से लोकसभा की सदस्यता से उन्हें बर्खास्त किया गया, और जबकि समय था 30 दिन का समय उसी कोर्ट ने, उसी न्यायालय ने दिया था, लेकिन इन्हें इंतज़ार नहीं किया और 24 घंटे में आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसी को लेकर देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है और हमारे जिलों भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसी मुद्दे को लेकर आगे भी हमारे 1 महीने का जो कार्यक्रम निर्धारित।
उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बीते शुक्रवार को कई जगह पर हालत काफी खराब हो गए थे। मसूरी में भी लाइब्रेरी और वाल्मीकि मंदिर के पास लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा एक होटल का पुश्ता गिरने की वजह से भी कई गाड़ियां मलबे में दब गई थी। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए शनिवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया और काम में हो रही देरी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और दिन रात काम करने के निर्देश दिए। क्योंकि वो एक प्राइवेट होटल की पुश्ता था, जिसकी वजह से 3 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, 2 गाड़ियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमने होटल के ऑनर से बात की है और उनसे जो भी मुआवजा होगा इन प्रभावित लोगों को दिलवाया जाएगा। साथ ही मैंने आज माल रोड का भी निरीक्षण किया है। जो काम की गति है वो ठीक नहीं है। उत्तराखंड पुलिस पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में सुरक्षा और जनता की सुविधा के लिए होम तहसील खोलने पर विचार कर रही है, ताकि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र तक पुलिस की सुविधा मिल सके, जिससे लोगों की समस्याएं का हल भी निकले और सुरक्षा भी चाक चौबंद हो। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि शुरुआती 6 जिलों में होम पोस्टिंग शुरू की थी और वह बड़ा सफल अनुभव भी रहा था, लेकिन अब होम तहसील खोलने पर भी निर्णय लिया जाएगा। पोस्टिंग अलाउ की थी, ठीक है, और वो बड़ा सफल एक्सपेरिमेंट रहा था। उससे हमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, इनमें जाने वाले इच्छुक पुलिसकर्मी मिल गए थे। उससे वहाँ पे प्लान की समस्या का भी हल हुआ था। तो अभी मैं जब रिमोट क्षेत्रों में गया, मलारी और सुराई थोटा में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इन क्षेत्रों में कोई ऐसे पद के दुरुपयोग की संभावना नहीं है इतनी ज़्यादा। उधम सिंह नगर जिले के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में शनिवार 1 अप्रैल को उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को नाले में सड़ी गली हालत में लाश मिली। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक लाश करीब 10 से 12 दिन पुरानी है। लाश का कुछ हिस्सा डिकम्पोज हो चुका है। ऐसे में लाश की शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में ठाकुर नगर के पास नाले में लाश पड़ी हुई है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौके पर मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि इस घटना से संबंधित कोई जानकारी मिल सके। मुनि की रेती थाना क्षेत्र में पुलिस की चेतावनी और नियमों को अनदेखा करना एक रेस्टोरेंट संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस ने तपोवन में अवैध रूप से शराब पिलाने पर रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट संचालक को फटकार लगाने के बाद चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। भविष्य में दोबारा से अवैध रूप से शराब पिलाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। पौड़ी के पेठाड़ी बाजार में अतिक्रमण पर सरकार का जल्द हथौड़ा चलेगा। वहीं सरकार के इस फैसले से पेठाड़ी बाजार के व्यापारी और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेठाड़ी निवासी चाहते हैं कि प्रशासन मुख्य बाजार में बुलडोजर न चलाकर वैकल्पिक व्यवस्था को अपनाए, जिससे सालों पूर्व बसे इस बाजार को बचाया जा सके। उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों ने या सरकार ने पहले तो किसी को सूचित नहीं किया। जब मकान बन रहे तब तो किसी को सूचित किया नहीं, किसी को बताया नहीं। अब अचानक ही जो है कल नोटिस दे दिए हैं पूरे, तो इससे तो लोग बिल्कुल पलायन हो जाएगा। एक तो सरकार कह रही कि नहीं यहाँ पलायन रोको, और दूसरी तरफ ये कह रही कि तो उसका समाधान भी निकल सकता है। दुकान पे अतिक्रमण होगा, अगर दुकान टूटेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ किराए पे आ रखे 5-6 साल हमें यहाँ हो गए, तो हम लोग, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग? मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, उस बाजार में सड़क बनने से पहले से मकान और दुकानें हैं, सड़क बाद में बनी है, तो सरकार उनका मुआवजा दे और उसके बाद जो आवश्यक चौड़ा करना है उसको करे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी
लक्सर क्षेत्र में ई रिक्शा चालकों के मुताबिक नगर पालिका परिषद विभाग द्वारा जारी किए गए पार्किंग शुल्क संबंधित आदेश के खिलाफ क्षेत्र के ई रिक्शा चालक एकजुट होकर सड़कों पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा चालकों द्वारा एकत्र होकर तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल गुप्ता से मुलाकात कर पार्किंग शुल्क के आदेश के खिलाफ अपना विरोध जताया गया, जिसके बाद तहसील व्यापार मंडल के अध्यक्ष अतुल ने उन्हें इस संबंध में विभागीय स्तर पर शीघ्र बातचीत करते हुए इसके समाधान का आश्वासन दिया है। भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर इनसे कोई शुल्क, इनकी कहीं पार्किंग की व्यवस्था अगर नगर पालिका ने बनाई है, अगर वे वहां खड़े होते हैं तो ले सकते हैं, वरना नहीं लेंगे। चलते हुए कोई भी इन्हें नहीं छेड़ेगा। इनके लिए पूरा व्यापार मंडल इनके साथ खड़ा है। से कोई भी शुल्क स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ ठेकेदार एक अपना मोटरसाइकिल स्टैंड का वो गलत तरीके से ई रिक्शा वालों से 20 रुपए वसूल कर रहा है, जो उसका गलत है। अब ये ठेकेदार का मामला या नगर में चल गया है, जो कभी भी नहीं कटता था। अब वो कहता है कल एक रिक्शा वाले के साथ मारपीट करी उसने, रायपुर का लड़का था, उसके साथ भाई ये खड़ा है, वो नु कहता है भाई जबरदस्ती देने से 20 रुपए ले जाएंगे और तेरी क्या औकात है। स्टेशन पे चले जाओ। हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की पर्ची, चाहे नगर पालिका से हो या रेलवे स्टेशन से हो, ना कटे, क्योंकि हम 10-20 रुपए कमाने वाले बंदे हैं और उसमें हम 10-20 रुपए हमसे छीन झपट लेते हैं, तो हमारे पे क्या बचा? हम अपने बच्चों को हम क्या खिलाएंगे? तो हमारा यही मामला है कि हमारी कोई भी पर्ची, किसी भी प्रकार की, कोई भी किसी तरह की कोई पर्ची हमारी ना कटे। हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो कमाए अपने बच्चों को खिलाए, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका जनता ने विरोध किया है। लोगों का कहना है कि एक और लोग पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर बिजली दरों से बढ़ोतरी से उन पर और ज्यादा बोझ बढ़ेगा। लोगों ने सरकार से बिजली दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की है। बिजली के दाम बढ़े हैं, लेकिन बिजली के दाम बढ़ने के साथ साथ हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने जीपीएफ, पीपीएफ, आरडी में भी तो कुछ ब्याज की दर की बढ़ोतरी की है, पहली बात। दूसरा, मांग के अनुसार थोड़ा सरकार को भी बढ़ाना पड़ता है। हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, सड़क इत्यादि के खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए 1.79 रुपये बढ़ना कोई खास नहीं है। पानी के में भी मांग के अनुसार थोड़ा थोड़ा जो बढ़ाया जा रहा है, वो इतना भारी भरकम जो बढ़ाया है वो नहीं बढ़ाया गया है। बिजली की दरों में, जबकि ये लगातार ये सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लगातार उत्तराखंड में विगत 8 साल से वक्त बेवक्त जब इनकी मर्जी होती है, जब इनको जो है सरकार का खजाना, गरीबों को मार करके सरकार का खजाना बढ़ाना हो, तो ये जो है बिजली के दामों में वृद्धि करते हैं। ये जनता के साथ घोर अन्याय है। बिजली प्रदेश होने के बावजूद पानी यहाँ इतना बह रहा है, जो कि जनता पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही है सरकार। अंग्रेजों की जैसा काला कानून हम पर थोप रही है। भोली भाली जनता का शोषण किया जा रहा है। एक तो पलायन की मार अलग झेल रहे हैं लोग, और दूसरा महंगाई की मार। और सबसे पहली बात है कि बिजली विभाग के अधिकांश कर्मचारी फ्री बिजली जलाते हैं, उनका तो कोई लेना देना है नहीं। और फेल मीटर लगाए जा रहे हैं दुनिया भर के, फेल मीटर 17%, 18% पे। भाजपा सरकार चुनाव में आई थी तो उसने पहले ये नारा दिया था कि हम जो है महंगाई को दूर करेंगे, गैस के सिलेंडरों की कीमत जो है घटाएंगे और जो है आम पब्लिक को राहत देंगे। देखा जाए तो केवल उन्होंने जो है इस समय पूरे उत्तराखंड में जो है शराब सस्ती कर दी है, और सरकार को पता है, नेताओं को पता है कि शराब जो है उत्तराखंड की जो पीने वाले हैं उनकी मजबूरी है, और उन्होंने उनको फ़ायदा देने के लिए शराब सस्ती कर दी और बाकी चीज़ें उन्होंने महंगी कर दी। दूध महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी कर दी। और यहाँ तक कि आप देखो जो शिक्षा है, जो उसमें कोई टैक्स नहीं है, किताबों में कोई टैक्स नहीं है, किताबें उन्होंने महंगी कर दी, और जो स्कूल में बच्चा पढ़ रहा उनकी फ़ीस महंगी कर दी।